ब्रांड न्यू सीरीज लेके आ चुका हूँ और ये आज ही रिलीज हुआ है और इसका नाम जो है लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल है। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हमें एक आवाज़ के द्वारा बताया जा रहा था कि यह एक इमॉर्टल वर्ल्ड है जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब प्राउड महसूस करते हैं इमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन करने के बाद। और बता रहा था कि इस वर्ल्ड में जो कल्टीवेशन स्टेज में डिवाइडेड है, जैसे कि पहला फाउंडेशन, उसके बाद प्यूरिफाइंग, उसके बाद गॉड बिल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड, वायलेट मेंशन और हार्मोनाइजेशन। और बता रहा था कि वहाँ पर जो डेमंस रेस ने हमला कर दिया था जिसके कारण सारे लोग को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो सॉर्ड इमॉर्टल है उसकी मदद से जितने भी इमॉर्टल्स लोग हैं वो सब डेमंस का सामना करते हैं और उन सबको अपने से दूर रखते हैं, ह्यूमन रेस से दूर रखते हैं। लेकिन तब भी ह्यूमन रेस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है अभी भी। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और फिर तभी हमें जो डोंगफेंग क्लैन का पीछे वाले माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और फिर तभी हमें जो हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग हाव है, जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा था एक फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पर चारों तरफ एक ड्रैगन का स्टैचू बना हुआ था, जहाँ पर उन स्टैचू से ड्रैगन जो फैंग हाव के शरीर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर फैंग हाव को याद आने लगता है कि सब लोग उसके फादर को ट्रेटर कर रहे थे, गद्दार कर रहे थे ह्यूमन रेस के लिए। और उन लोग कहते थे कि तुम्हारा फादर भले सॉर्ड इमॉर्टल है लेकिन तब भी वो गद्दार है पूरे ह्यूमंस के लिए, क्योंकि उसने डेमंस के साथ हाथ मिलाया था। और हम देखते हैं कि यह सब सुनकर फैंग हाव को गुस्सा आ रहा था, तो उस गुस्से के कारण वो जब वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जहाँ पर वो बता रहा था कि जो उसका वुडन स्पिरिट बॉडी है वो जो फाइनली उसने हासिल कर लिया है। और वो बोल रहा था कि अपने फादर को कि आप चिंता ना करें, मैं जो आपका नाम क्लियर कर दूंगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें जो डोंगफेंग क्लैन के अंडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सुप्रीम एल्डर था वो वहाँ पर उस मीटिंग को होस्ट कर रहा था, जहाँ पर जो थर्ड एल्डर था जिसका नाम फैंग जी था वो बोल रहा था कि जो चीफ है इस क्लैन के वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो तुम आखिर में करना क्या चाहते हो। तो जो सेकेंड एल्डर था जिसका नाम फैंग क्वांग था वो बोल रहा था कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो जो इस क्लैन के भलाई के लिए ही कर रहे हैं। और बोल रहा था कि वैसे भी उतना बेहतरीन ट्रेजर किसी लायक आदमी के पास ही होना चाहिए। तभी वो सुप्रीम एल्डर वहाँ पर बोल रहा था कि जल्द से जल्द फैंग हाव को यहाँ पर बुलाओ। तो हम देखते हैं कि जब फैंग हाव कल्टिवेशन कर रहा था तो वहाँ पर एक आवाज़ आता है जो कि बोल रहा था कि फैंग हाव जल्द से जल्द क्लैन के मीटिंग हॉल में आओ, सुप्रीम एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। जब फैंग हाव स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर फैंग हाव जब उस रूम में जाने वाला था तो उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम मुसुई थी, जहाँ पर वो उससे पूछ रहा था कि आखिर में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मुसुई बता रही थी कि जितने भी एल्डर हैं वो सब तुमको जो काउंसिल रूम में मिलना चाहते हैं। तो फैंग हाव बोल रहा था कि क्या सही में। और उन लोग वहाँ से जा रहे थे जहाँ पर मुझसे उसको बोल रही थी कि अभी मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर नहीं है, तो तुम संभाल के रहना। तभी हम देखते हैं कि उन लोग जब उस रूम के अंदर आते हैं तो उन लोग दोनों वहाँ पर जितने भी एल्डर थे उन सबको ग्रीट करते हैं। तभी वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था फैंगाओ को कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा समय से नहीं देखा और तुमने तो वाकई में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन कर लिया है, ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। तो तभी फैंगाओ बोल रहा था कि आखिर में आप मुझसे चाहते हैं क्या है। तो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि देखो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय से डिस्कस कर रहे थे यह चीज़। तो वो एल्डर बता रहा था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो तुम्हारे पास इमॉर्टल टोकन है तुम्हारे फादर का वो हम लोग तुमसे लेके जो तुम्हारा कज़न है साव उसको दे देंगे। तो फैंगहाओ पूछता है कि लेकिन क्यों। तो वो एल्डर बता रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो और तुम उतना बड़ा जीनियस भी नहीं हो। तो लेकिन जो तुम्हारा ब्रदर है सा वो बहुत ज़्यादा बड़ा जीनियस है और वो अभी 7th लेवल ऑफ स्पीड गैदरिंग फाउंडेशन में पहुंच चुका है। और अगर वो जो है टाइम इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन कर लेता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे क्लैन के लिए। तो फैंगहाओ बोल रहा था कि लेकिन इससे मुझे क्या। तो वो एल्डर बोल रहा था गुस्सा होते हुए कि देखो तुम्हारे फादर ने 7 साल पहले डीमंस क्लैन के साथ हाथ मिलाया था जिसके कारण वो गद्दार घोषित कर दिए गए थे। और तुम भूलो मत कि अगर डोंगफेंग क्लैन नहीं रहता तो तुम जिंदा भी नहीं रहते और सब लोग तुम्हें मार देते। अब बोल रहा था कि अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं तुम्हारा आइडेंटिटी सबको बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और उस पर अटैक कर देता है बहुत ज़्यादा शॉट की मदद से।
तो मूस भी रोकने जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो फैंग हाव था वो वहाँ पर एक शील्ड बना के उन सारे अटैक को रोक देता है। तभी मूस भी बोल रही थी जो फैंग हाव के फादर है उन्होंने वो इमोर्टल टोकन फैंग हाव के लिए छोड़ा है, तो आप आखिर में उसको लेना क्यों चाहते हैं। तो वो एल्डर बोल रहा था मूसुई को कि देखो कि अगर तुम हमारा मदद करती हो इमोर्टल टोकन लेने में तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कोल्ड जेड वैली में जाने के लिए। अब तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोल्ड पॉइजन है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम 3 साल के अंदर मारी जाओगी। लेकिन अगर तुम्हें जो कोल्ड जेड वैली का टेक्निक मिल गया तो तुम उस कोल्ड पॉइजन को अपना पावर के रूप में यूज कर सकती हो। आपकी वो फैंग हाव को बोल रहा था कि क्या तुम चाहते हो कि मूस भी तुम्हारे कारण मारी जाए। तो ये बात सुनकर मूसी बोल रही थी कि नहीं, तब भी यह सब चीज आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह टोकन जो इसका आखिरी उम्मीद है इमोर्टल क्लैन में ज्वाइन करने के लिए, ताकि ये अपने फादर का नाम क्लियर कर सके। और मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी मैं इस टोकन को आपको लेने नहीं दूंगी। ये बात सुनकर वो जो सांप था वो गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था कि एक लूजर है और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका फादर गद्दार है, तो इसका इमोर्टल क्लैन इसको अपने अंडर कैसे लेगा। हम देखते हैं कि फैंग हाव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी मूसी बोल रही थी कि अगर फैंग हाव के फादर नहीं रहते तो हम लोग जो डीमन आर्मी के सामने टिक नहीं पाते। ते बात सुनकर फैंग हाव भी बोल रहा था जोश में आते हुए कि हाँ, अगर मेरा फादर नहीं रहता तो इमोर्टल क्लैन भी नहीं रहता, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता। तभी हम देखते हैं सांप को उसका ग्रैंडफादर बोल रहा था कि तुम जल्द से जल्द इस सब चीज को खत्म करो, इसके पहले कि लीडर यहाँ पर आ जाए। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वो सांप है फैंग हाव के ऊपर अपना टेक्निक यूज करता है जिसका नाम कोल्ड लायन था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोल्ड लायन अपीयर हो गया था जिसका पावर के कारण वहाँ पर सारा चीज बर्फ में जमने लगता है क्योंकि एक सुप्रीम लेवल का स्पिरिट था। तो फैंग हाव वहाँ पर सारे आइस एनर्जी और उस कोल्ड लायन को डिस्ट्रॉय करते हुए बोल रहा था कि क्या तुम बस इतना ही जानते हो। और फिर उस पर जो अपने ड्रैगन स्पिरिट जो कि आइस ड्रैगन था उससे अटैक कर देता है जिससे सांप वहाँ पर घायल हो गया था और बोल रहा था कि क्या आखिर में यह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, यह तो बस क्यू लेवल पर है। तो तभी हम देखते हैं कि वो सुप्रीम एल्डर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए फैंग हाव पर अटैक करता है, लेकिन फैंग हाव एक अपने वुडन स्पिरिट का यूज करके उसका अटैक रोक देता है और सुप्रीम एल्डर को बोल रहा था पीछे होते हुए कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें तो मुझे ब्लेम मत करना, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट नहीं शो करने के लिए। तो ये देखकर वो एल्डर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि फैंग हाव, आज तुम्हें किसी भी न किसी हालत में उस टोकन को यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो उस पर एक स्पिरिचुअल हैंड से प्रेशर डालने लगता है जिससे जो मूसुई थी वो पीछे हो जाती है एनर्जी के कारण। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंग हाव था वो वहाँ पर खड़ा था और फिर वो अपना पावर का यूज करके आइस ड्रैगन की मदद से उसका स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसका आइस ड्रैगन का पावर को देखकर वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि इससे तो बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी महसूस हो रहा है। और फिर वो तभी उस ड्रैगन को कैच कर लेता है चैन की मदद से और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि तुम इतने कम उम्र में ही मुझसे फाइट करने का हिम्मत कर सकते हो, तुम्हें तो मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और उस पर अटैक कर देता है जहाँ पर वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गया था, जहाँ पर फैंग हाव फिर से रिलैक्स होते हुए फिर से ड्रैगन से उस पर अटैक करता है जहाँ पर वो सुप्रीम एल्डर अपने स्पिरिचुअल हैंड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन उसका स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग हाव के ऊपर एक नाइफ से अटैक आता है और वो अटैक कोई और नहीं बल्कि सेकेंड एल्डर ने किया था। यह देखकर थर्ड एल्डर उस पर गुस्सा होने लगता है। तो यह देखकर सेकेंड एल्डर बोल रहा था कि क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो, कोशिश कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर जो फैंग हाव पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था जिससे फैंग हाव वहाँ पर घायल हो गया था और वो एक जगह गिर जाता है जहाँ पर मूसुई को भी होश आ गया था, जहाँ पर फैंग हाव एक फॉर्मेशन में था और ये फॉर्मेशन किसने बनाया पता नहीं। तभी वो थर्ड एल्डर सुप्रीम एल्डर को बोल रहा था कि आप फैंग हाव को नहीं मार सकते क्योंकि अगर यहाँ पर लीडर आ जाएंगे तो आप उनको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि एक्सप्लेनेशन मैं उनको यह एक्सप्लेनेशन दूंगा और उस पर जो एक एनर्जी का शॉट बना के अटैक कर देता है। और वो अटैक जो जैसी फैंग हाव पे लगने वाला था वहां पर एक जाइंट एप स्पिरिट आके उसका अटैक को रोक देता है होता है जहाँ पर। और फिर तभी वहाँ पर सबको पता चल गया था इस स्पिरिट को देखकर कि यहाँ पर जो लीडर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी वो स्पिरिट जो है वहाँ पर सेकेंड एल्डर को उसके ऊपर अटैक करके उसको घायल कर देता है। और फिर वो फर्स्ट एल्डर यानी कि सुप्रीम एल्डर की तरफ बढ़ रहा था, तो देखकर सुप्रीम एल्डर अपना ईगल स्पिरिट को निकाल कर उस पर अटैक करवाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जाइंट एप स्पिरिट जो उस बर्ड स्पिरिट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा से टक्कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा आसानी से
ख़त्म कर देता है। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो है डोंगफेंग क्लैन का पैट्रियार्क आने लगता है। तो तभी वहाँ पर मास्टर फैंग सियाओ को देखकर उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी यानी कि मूसुई उसके पास चली जाती है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि जो फैंग हाव था वो वहाँ पर नाटक करने लगता है दर्द होने का, घायल होने का। तो तभी मूसुई उसके पास चली जाती है और यहाँ पर फैंग सियाओ यानी कि वो पैट्रियार्क गुस्सा हो गया था सुप्रीम एल्डर पर, उससे पूछ रहा था कि आखिर में तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। तो वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि मैं यहाँ पर बस डिस्कशन कर रहा था फैंग हाव के साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपना इमॉर्टल टोकन उसका जो ब्रदर साव है उसको दे दे। तो ये बात सुनकर पैट्रियार्क फैंग सियाओ गुस्सा होने लगते हैं और बोल रहे थे कि क्या इसी प्रकार से डिस्कशन किया जाता है। सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि देखिए आपको भी पता है कि जो मेरा ग्रैंड सन है साव वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो अगर उसके हाथ में इमोर्टल टोकन होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि अच्छा, तो जब मैं यहाँ पर नहीं था तब भी तुमको यह दिमाग में आया और तुमने यह काम किया। अब बोल रहा था कि वैसे भी किसने कहा कि जो फैंग हाव है वो कमज़ोर है साव से। तो यह देखकर जो साव था वो बोल रहा था कि मैंने यहाँ पर मर्सी शो किया, अपना पूरा पावर यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पूरा पावर यूज़ करता तो फैंग हाव वहाँ पर जिंदा नहीं बचता। तो यह देखकर वो पैट्रियार्क गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि अच्छा, यह तुम थे जिसने जो सबसे पहले फैंग हाव पर अटैक किया था। तो तभी सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि अगर साव के पास इमोर्टल टोकन मिल जाता है तो वो इमोर्टल क्लैन ज्वाइन कर सकता है और यह हमारे डोंगफेंग क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। और बोल रहा था कि आप हमेशा इस लूजर को क्यों प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये सुनकर वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि देखो हम लोग सब एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और तुम मुझे यह बताओ कि जो बंदा क्लैन मेंबर पर ही अटैक करे, उसको हानि पहुंचाए, उसको घायल करे, तो लूजर कौन है। तो उस हिसाब से तो साव जो लूजर है। अब बोल रहा था कि इसको जो 1 मंथ के लिए डंजन में भेजा जाता है और फिर तभी वहाँ पर 4 सैनिक आके उस स्याव को घेर लेते हैं या उसको डंजन में भेजने लगते हैं, जहाँ पर स्याव जाते हुए बोल रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा फादर है वो जो यून हाई सिटी का मास्टर है, आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं को पैट्रियार्क नहीं सुनता है और फिर तभी वो सुप्रीम एल्डर पैट्रियार्क को बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर किसको ऑफेंड किया है और इसका कीमत क्या हो सकता है। तो ये बात सुनकर वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन ऑफेंड हो रहा है और अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम ट्राई कर सकते हो। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर वो दोनों एल्डर वहाँ पर से गुस्सा होते हुए यानी कि सुप्रीम एल्डर और वो सेकेंड एल्डर वहाँ पर से गुस्सा होते हुए पैट्रियार्क पर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर पैट्रियार्क को रिस्पेक्ट शो करता है, उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी पैट्रियार्क फैंग हाव से पूछ रहा था कि तुम्हारा इंजरी कैसा है। तो फैंग हाव बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हल्का सा इंजरी है। तभी मूसुई बोल रही थी कि जो एल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार हद पार कर चुके हैं। तभी वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर फैंग हाव यहाँ पर अपना पूरा पावर शो ऑफ करता तो जो एल्डर है वो भी उसका कोई भी मैच नहीं थे, वो उन सबको हरा देता, क्योंकि फैंग हाव के पास वुडन स्पिरिट है और मैंने ही उसको अपना पावर छुपा के रखने के लिए कहा है ताकि अनवांटेड प्रॉब्लम सामने ना आ सके। तो मूसुई फैंग हाव से पूछती है तो फैंग हाव बोलता है कि हाँ, कि ग्रैंडफादर फैंग सियाओ ही हैं जिन्होंने मुझे इसको हाइड करने के लिए बोला है, नहीं तो इमोर्टल क्लैन जो है मेरे पर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। तभी वो पैट्रियार्क फैंग सियाओ बोल रहा था कि देखो अब जब तुम ग्रो हो चुके हो, अब मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन सालों में, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें वो सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूं जो कि तुम्हारे फादर छोड़ के गए हैं, और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। और फिर तभी हम सुप्रीम एल्डर और सेकेंड एल्डर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेकेंड एल्डर सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि इस बार जो है फैंग सियाओ ने हद पार कर दिया, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ सियाओ को प्रिजन में कैद करने के लिए। मैं इस बार मैसेज भेजने वाला हूँ यून हाई सिटी में और मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना तुम लोग। और फिर वो वहाँ पर मैसेज भेज देता है यून हाई सिटी के लिए और हंसने लगता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें डोंगफेंग क्लैन का ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है।
और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर फैंग सिया मूसुई और फैंग हाउ उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ट्रेनिंग रूम का जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो बहुत ज़्यादा था बाकी सब जगह से, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी मास्टर फैंग जो है फैंग हाउ को बोल रहे थे इमोर्टल टोकन बाहर निकालने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था वो इमोर्टल टोकन को बाहर निकालता है, लेकिन वो जो है पार्ट पार्ट में डिवाइड हो रखा था। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर फैंग थे वो अपना पावर उस टोकन में डालने लगते हैं, जिससे वो टोकन वहाँ पर कंबाइन होने लगता है, और हम देखते हैं कि वो एक फाइनली इमोर्टल टोकन बन जाता है, जहाँ पर उसका एनर्जी के कारण वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन होने लगता है। और जब वो ओपन हो जाता है तो जो मास्टर फैंग है वो मूसुई को बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ फैंग हाउ को लेकर। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों जेडोंग फैंग क्लैन के अंडरग्राउंड पैसेज में आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर फैंग वहाँ पर जो है ये अपना एनर्जी एक टेबल में डालते हैं, जहाँ पर से 2 बॉक्स बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर फैंग है उनमें से एक बॉक्स को फैंग हाउ को दे देता है, जहाँ पर वो बॉक्स एक टोकन में कन्वर्ट हो गया था, जहाँ पर मास्टर फैंग उसको बता रहा था कि तुम इस टोकन को जो है लेकर इमोर्टल क्लैन का जो यान जी है उसके पास चले जाना, वो तुम्हारा मदद करेगा इमोर्टल क्लैन में एंटर करने के लिए, क्योंकि जो यान जी है और तुम्हारे फादर हैं वो अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कई मिशन को एक साथ कंप्लीट किया है। फैंग हाउ बोल रहा था कि आखिर में फादर ने यह सब चीज़ मेरे लिए एडवांस में छोड़ के क्यों गए थे, क्या उनको पता था कि वो मरने वाले हैं? तो वो मास्टर फैंग बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो तुम्हारा फादर है वो इमोर्टल क्लैन का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल था, और उसके दिमाग में उसको पता चल गया होगा कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने तो यह सब चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। और जब तुम्हारी मदर का हत्या हुआ था डीमंस के द्वारा, तो तब उसने कसम खाया था कि वो जो सारे डीमंस को ख़त्म कर देगा और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेगा। तो फैंग हाउ बोल रहा था कि हाँ मेरे फादर हमेशा ऐसे ऐसे ही करते हैं, वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकते हैं, और बता रहा था कि उनका सबसे ज़्यादा चिंता तुम्हारे लिए था, इसलिए उन्होंने जो यह सब चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। और बोल रहा था कि चिंता मत करो सेकेंड बॉक्स के बारे में, तुम्हारे फादर का स्पिरिट तुम्हें खुद बताएगा, और वो वहाँ से जाने लगता है और बोल रहा था कि मैं तुम्हें बाहर से प्रोटेक्ट करूँगा। तभी हम देख रहे थे कि जब फैंग हाउ उस बॉक्स का यूज़ करता है तो वहाँ पर उसके फादर का स्पिरिट आ जाता है, तो यह देख कर फैंग हाउ खुश था और उसका फादर भी खुश था। तभी फैंग हाउ अपने फादर से पूछता है कि आखिर में आप कहाँ हैं अभी। तो तभी हम डोंग फैंग रेसिडेंस के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से भूकंप आने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप बैटल शिप वहाँ पर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से यह सब जो यूनहाई सिटी से ही आ रहे होंगे। मास्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम जो है मुरोंग है। तभी वहाँ पर उतने सारे बैटल शिप को देखकर वहाँ पर जो डोंग फैंग क्लैन के मेंबर्स थे डिसाइपल थे वो सब डरने लगते हैं, जहाँ पर कुछ सीनियर डिसाइपल थे वो जो वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिव करने लगते हैं। यह देखकर वो जो मुरोंग था वो वहाँ पर अपना कोई टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पर उसका जो बैटल शिप था उससे एक एनर्जी बॉल निकलता है, और फिर वो एनर्जी बॉल एक टर्टल के फॉर्म में आ जाता है, और वो टर्टल उस बैरियर पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्पिरिट को देखा है उन सारे स्पिरिट ने जो है आइस एनर्जी का ही यूज किया था शुरुआत से अभी तक। तो हम देखते हैं कि उन सारे सीनियर स्टूडेंट का फॉर्मेशन नहीं दिख पाता है, लेकिन हाँ जो मेन फॉर्मेशन था वो अभी भी स्टेब्लिश हो रखा था। तभी मुरोंग पूछता है एक बंदे से कि क्या डोंग फैंग क्लैन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो पीछे से एक बंदा बता रहा था कि देखिए कि जो यह फॉर्मेशन है वो जो है मूसवान के द्वारा बनाया गया था, और मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूं कि मूसवान कोई और नहीं बल्कि फैंग हाउ का फादर का नाम है। तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाता है और बोल रहा था मुरोंग को कि आखिर में आपने जो है हमारे क्लैन के फॉर्मेशन पर अटैक क्यों किया है, आप यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। तो ये बात सुनकर मुरोंग बोल रहा था कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जस्टिस फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडसन को प्रिजन में कैद कर रखा है। ये बात सुनकर थर्ड एल्डर बोल रहा था कि यह सब चीज क्लैन का मैटर है, तो आपको यह सब चीज से दूर रहना चाहिए। मुरोंग बोल रहा था कि आखिर में एक गद्दार के बेटे को मारना कैसे गुनाह हो सकता है।
अब बोल रहा था कि तुम चुपचाप से मेरे ग्रैंडसन को पिजन से बाहर निकाल दो और जो मूसवान का सन है यानी कि फैंग हाउ उसको मेरे हवाले कर दो, मुझे उससे बात करना है। तो तभी वो ये बात सुनकर थर्ड एल्डर बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ यह सब बोलने का, क्योंकि अगर यहाँ पर मूसवान नहीं रहता तो तुम कभी भी जीफू स्टेज के एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच सकते थे। और उस पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि आज तुम अपने ग्रैंड सन के कारण मूसवान के सन को यहाँ पर कैप्चर करना चाह रहे हो। और उस पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन तभी मुरोंग उस पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि जो है इमॉर्टल ग्लैंस ने मूसवान को गद्दार घोषित कर दिया है और उसका जो सन है वो भी गद्दार ही है। और फिर तभी हम देखते हैं थर्ड एल्डर था वो वहाँ पर कुछ बोलने वाला था कि तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर उस पर अटैक कर देता है पीछे से। ये देखकर थर्ड एल्डर गुस्सा हो रहा था, तभी सेकेंड एल्डर बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि जिस बंदे को पता हो कि किस समय उसको किस रास्ते में जाना चाहिए वही बंदा जीवित रहता है और वही बंदा तारीफ होता है। और फिर उस पर बहुत ज़्यादा क्लोन बना के अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर था वो घायल होने के कारण उसके अटैक के सामने नहीं दिख पाता है जरा सा भी, और उसके हाथ से वो फॉर्मेशन का चीज भी गिर गया था। तो यह देखकर सेकेंड एल्डर उस फॉर्मेशन को ले लेता है और उसको डीएक्टिव कर देता है अपना पावर का यूज करके। और फिर तभी वो जो है वहां पर उस सीप के पास सीप के ऊपर आ जाता है। तो ये देखकर जो मुरोंग था उससे पूछ रहा था कि आखिर में मेरा ग्रैंडसन कहाँ है। सेकेंड एल्डर बता रहा था कि मेरे ख्याल से कि अब तक तो उसको रेस्क्यू कर दिया गया होगा। तभी हम वहाँ पर सुप्रीम एल्डर का सीन देखते हैं जो कि वहाँ पर साव को लेकर आ जाता है। और फिर तभी साव खुश हो गया था अपने ग्रैंडफादर को देखकर। ग्रैंडफादर बोल रहा था उसका कि मुझे पता है कि तुमको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लेकिन तभी वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि हम लोगों का सारा काम हो चुका है। तो ये बात सुनकर मुरोंग बोल रहा था कि नहीं, डोंग फेंग सियाओ ने मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर कैद किया था, मैं उसको आज यहाँ पर मार के रहूँगा और डोंग फेंग क्लैन को पूरा ख़त्म करके रहूँगा। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वो जो एक एनर्जी बीम से वहाँ पर अटैक कर देता है। तो वो एनर्जी बीम आइस एनर्जी बीम था जिसके कारण वहाँ पर जितना भी डोंग फेंग क्लैन था वो सब बर्फ के अंदर जमने लगता है। और वहाँ पर जो सब डिसाइपल थे वो सब भी बर्फ में जमने लगते हैं एक एक करके, जहाँ पर सब कुछ बर्फ में जम गया था। और फिर तभी वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग का आवाज आता है जो कि बोल रहा था कि यह डोंग फेंग क्लैन है और मैं यहाँ पर यह सब चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। और फिर वो वहाँ पर अपना स्पिरिट बीस्ट को भेज देता है, जहाँ पर उसके आने के कारण वहाँ पर जितना भी बर्फ में जमा हुआ था सब चीज़ वो सब खत्म हो जाता है। और जब वो स्पिरिट बीस्ट अपना दहाड़ निकालता है, अपना आवाज़ से अटैक करता है, आवाज़ निकालता है, तो वो एनर्जी बीम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर जितने भी मेंबर थे, जितने भी एल्डर थे, उन सबको एनर्जी बैरियर बना के अपना को संभालने में भी मुश्किल हो रहा था। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें डोंग फेंग क्लैन के अंडरग्राउंड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग हाउ और मू सुआन यानी कि उसका फादर एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ पर फैंग हाउ उससे पूछ रहा था क्या आपको पहले से पता था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने वाला है। तो बात सुनकर उसका फादर उसको बता रहा था कि हाँ, मुझे पहले से यह एहसास हो गया था, इसलिए मैंने यह सब चीज़ तुम्हारे लिए पहले से छोड़ के रखा था। और फिर वो जो उस बक्से को ओपन करने लगता है, जहाँ पर वो बक्सा ओपन होता है तो उससे एक टोकन बाहर निकलता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन था। और हम देखते हैं कि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होने लगता है उस टोकन के कारण। और फिर तभी उसका फादर उसको बता रहा था कि यह चीज़ जो डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन है, और बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि मैं भी इसको पूरा तरीका से कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम इस चीज़ को उसी समय कंट्रोल कर सकते हो जब तुमने जो वुड स्पिरिट बॉडी को मास्टर कर लिया हो और तुम्हारे पास वाइटल एनर्जी भी हो। तो तभी वहाँ पर जब फैंग हाउ उसको बताने लगता है कि हाँ, उसने जब वो सारा चीज़ हासिल कर लिया है। और फिर यह देखकर उसका फादर खुश होती है, बोल रहा था कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होने वाला है। तो फैंग हाउ बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी चीज़ से आपके ऊपर जो दाग लगा है वो साफ हो सकता है तो मैं वो चीज़ करने को तैयार हूँ। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वो वहाँ पर उस डिवाइन आई क्रिएशन को अपने से कनेक्ट करने के लिए शुरू कर देता है।
और फिर तभी हम देख रहे थे कि फैंग हाओ को उसका फादर बता रहा था कि तुम जो है अपना स्पीड बॉडी, वुडन स्पीड बॉडी और टाओसिस पावर को यूज करना इसके लिए मर्ज करने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग हाओ वैसा ही कर रहा था, जहाँ पर उसके पीछे एक ट्री अपीयर हो गया था, जहाँ पर फैंग हाओ उस डिवाइन आई के अंदर अपना स्पीड बॉडी, वुडन स्पीड बॉडी भी डाल देता है। तो उसका ये सब पावर देखकर उसका फादर भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो फैंग हाओ था वो जो है उस डिवाइन आई के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ पे एक लड़की का आवाज आ रहा था जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही थी डिवाइन आई का न्यू मास्टर बनने पर। और फिर तभी यह देखकर वहाँ पर फैंग हाओ बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की अपीयर हो जाती है जिसका नाम जो है सिस्टर बी हम लोग रखेंगे। और फिर वो जो है वहाँ पर फैंग हाओ के पास जाने लगती है, जहाँ पर फैंग हाओ उससे पूछ रहा था कि आखिर में आप कौन है। तो वो लड़की बता रही थी कि मेरा नाम सिस्टर बी है और मैं इस डिवाइन आई का स्पिरिट हूँ। तभी हम देखते हैं कि फैंग हाओ उससे पूछ रहा था कि आखिर में आप हमें यह बताइए कि आखिर में इस डिवाइन आई क्रिएशन में क्या खासियत है। तो यह बात सुनकर वो सिस्टर बाई बता रही थी कि जो डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिएशन आई है, और अगर यह तुम्हारे पास है इसका मतलब यह है कि तुम अपने रास्ते पर सही हो। और फिर तभी वहाँ पर कुछ सामान को निकाल लेती है और उन सब पर अपना स्पिरिट एनर्जी डालती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे चीज़ जो वहाँ पर एक टावर का रूप लेने लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही सलामत नहीं नजर आ रहा था। तभी वो सिस्टर बाई बता रही थी कि अगर तुम इसको ओपन कर पाते हो तो तुम जो इसका स्पिरिचुअल पावर यूज कर पाओगे, और इसके अंदर हर लेवल पर अलग अलग स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। तो फैंग हाओ वहाँ पर उस टावर को ओपन करने के लिए उस पर एनर्जी डालने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टावर बहुत ज़्यादा तेजी से घूमने लगता है और कुछ देर बाद वो टावर बिल्कुल सही हो गया था, पूरा सीधा हो गया था। तो उसका यह सब पावर देखकर सिस्टर बाई बोल रही थी कि वाकई में यह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी हम देख रहे थे कि जो फैंग हाओ था वहाँ पर थर्ड लेवल को ओपन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकामयाब हो गया था। तो तभी हम देख रहे थे कि जो फैंग हाओ था वहाँ पर उदास होने लगता है। तभी सिस्टर बाई उसके पास आती है और उसको बोल रही थी कि चिंता मत करो, तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से तुम अभी सेकेंड लेवल पे कहीं ब्रेक थ्रू कर सकते हो, तुम्हें और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तभी फैंग हाओ सिस्टर बाई को थैंक यू कर रहा था उसका हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसकी मदद से उसने जो जीफू स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया था। और फिर तभी हम देख रहे थे कि जो फैंग हाओ था वो ओवरवर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पर वो अपना एनर्जी फिर से उस डिवाइन आई क्रिएशन में डालता है, जिससे वो डिवाइन आई क्रिएशन उसके फोरहेड में जाके कंबाइन हो गया था। जो देखकर उसका फादर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बोल रहा था कि मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि फैंग हाओ इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। तो वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, तो उस एनर्जी का ब्लास्ट का महसूस बाहर वाले बंदे लोग को भी चल जाता है। तो उन लोग बोल रहा था कि लगता है कि वो ट्रेजर यहाँ पर अपीयर हुआ है। तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग भी आ गए थे। तो ये देखकर थर्ड एल्डर उसको बता रहा था कि जो सेकेंड और सुप्रीम एल्डर है उन लोगों ने डोंग फैंग क्लैन को बिट्रे कर दिया है। तभी वो मास्टर मुरोंग वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग को बोल रहा था कि तुम चुपचाप से अपने ग्रैंडसन को मेरे हवाले कर दो। तो अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारा जो डोंग फैंग क्लैन है वो जिंदा रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और बोल रहा था कि वैसे भी तुम्हारा जो सन इन लॉ है यानी कि इसका दामाद वो एक गद्दार है इमोर्टल क्लैन का, और वो अभी बहुत ज़्यादा सालों से अपीयर भी नहीं हुआ है, इसका मतलब वो मर चुका होगा। तो तुम अभी भी इतना एरोगेंट कैसे हो। ये बात सुनकर पैट्रियार्क फैंग बोल रहे थे कि तुम्हारा जैसा घटिया पर्सन यह सब चीज नहीं समझ पाएगा। और हम देख रहे थे कि उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर उन लोगों ने अपना स्पीड बाहर निकाल लिया था और उनके बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पर हम देख रहे थे कि जब वो टर्टल उस जाइंट एप पर अपने टेल से अटैक करने वाला था, तभी पैट्रियार्क फैंग वहाँ पर कोई टेक्निक परफॉर्म करते हैं और अपने जाइंट एप का हाथ को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना के उस टर्टल का अटैक रोक के उसका पूंछ पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के एक बैटल शिप पर दे मारते हैं, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो टर्टल अभी भी एनर्जी बीम से अटैक करता है, तो जाइंट एप उससे बचते हुए उस पर अटैक करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट एप उस टर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मास्टर मुरोंग घायल हो गया था। बोल रहा था कि आखिर में यह ओल्ड मैन इतना ताकतवर कैसे है।
और फिर तभी मास्टर मुरोंग बोल रहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा लेवल मेरे जितना नहीं है। और फिर तभी वो जो है वहाँ पर यूनिवर्स का पावर को गैदर करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से बर्फ गिरने लगता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर सब लोग यह देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और उनको लग रहा था कि जो पैट्रियार्क फैंग है वो हार जाएगा। और तभी मास्टर मुरोंग उसके पैट्रियार्क फैंग के स्पिरिट पर एनर्जी बीम से अटैक करता है, तो पैट्रियार्क फैंग का स्पिरिट बिस्ट उस एनर्जी बीम को रोकने लगता है जहाँ पर वो बर्फ में जम रहा था। यह देखकर पैट्रियार्क फैंग उसके पास एनर्जी बैरियर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन अफसोस ज़्यादा समय तक वो क्रिएट नहीं रह पाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि मास्टर मुरोंग ने अपना पावर इंक्रीज कर दिया था। और फिर तभी वो जो है वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग पर आइस नीडल का यूज करके अटैक करता है, तो तभी हम देख रहे थे कि मास्टर फैंग वहाँ पर एक अपना वेपन से स्लैश अटैक करता है जिससे जो मास्टर मुरोंग था वो उस स्लैश अटैक से घायल हो कि अपने शिप के ऊपर गिर गया था। तो वो दोनों एलियर उसको संभालने लगते हैं। तभी वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग आ गया था, बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ यहाँ पर आने के लिए। तो तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग पर अटैक करती हुए बोल रही थी कि हाँ तुम वाकई में पैट्रियार्क हो डोंग फैंग क्लैन के, जहाँ पर हम देख रहे थे कि पैट्रियार्क फैंग को दिक्कत हो रहा था उसे फाइट करने में। तभी वो लड़का भी वहाँ पर फाइट में आ जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है मास्टर फैंग पर अटैक करने वाली थी, तो तभी उनका पावर देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तभी वो लड़की जब मास्टर फैंग पर अटैक करने वाली थी तो तभी मास्टर फैंग वहाँ पर थंडर टलिस्मान का यूज़ करता है और उन दोनों को पीछे होने पर मजबूर कर देता है। और फिर तभी मास्टर फैंग उन लोग से पूछ रहा था कि आखिर में तुम लोग हो कौन, तो वो लड़की बोल रही थी कि मैं जो है फैंटम स्वॉर्डमैन हूँ। पैट्रियार्क फैंग बोल रहा था कि अच्छा तो तुम डीमन रेस से बिलोंग करती हो और तुम जून हाई सिटी में हम मेरे ग्रैंड सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी और तुमने अटैक कर दिया। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोल रही थी कि हाँ ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का डीमन ग्रैंड कैसे किसी को जिंदा रख सकता है जिसके पास हेवनली बॉडी हो। और फिर तभी पैट्रियार्क फैंग बोल रहा था कि मेरे रहते हुए तुम लोग कभी भी मेरे ग्रैंड सन को जरा सा भी कष्ट नहीं पहुंचा सकती हो, तुम लोग को मेरे सामना करना पड़ेगा। और फिर तभी वो जो है वहाँ पर अपना टेलिस्मान का यूज करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों डीमंस के आसपास एक घेरा बन गया था टेलिस्मान का। और फिर तभी यह देखकर वो लड़की बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि डोंग फैंग क्लैन के पास इतना हाई लेवल का ट्रेजर हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उन सारे टेलिस्मान से एक थंडर ड्रैगन बाहर निकलता है, तो वो दोनों डीमन उन सबसे फाइट कर रहे थे, जहाँ पर वो दोनों डीमन मिलकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो जो है उस पैट्रियार्क फैंग पर अटैक करते हैं, जिससे पैट्रियार्क फैंग बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और वो जमीन पर आके गिरता है। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वो लोग दोनों डीमंस पैट्रियार्क फैंग को टॉर्चर करने लगते हैं। तो देखकर वहाँ पर जो मास्टर मुरोंग था और वो दोनों एल्डर थे वो खुश हो रहे थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अब पैट्रियार्क फैंग मरने वाला है। तभी हम फैंग हाउ का सीन देखते हैं जो कि कल्टिवेशन कर रहा था, लेकिन तभी उसको एहसास हो जाता है कुछ कि उसका ग्रैंडफादर खतरे में है और फिर वो अपना स्पिरिट बॉडी को भेजता है फाइट करने के लिए, जहाँ पर तो उसके काम वो दोनों डीमंस को पीछे होना पड़ता है। तभी वो स्पिरिट जो है उस लेडी डीमन पर अटैक कर देती है और उसको बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ पर कोई बंदा ऐसा कैसा हो सकता है जो कि एक हार्मोनाइजेशन स्टेज का बंदे को इतना आसानी से घायल कर सके। तो मास्टर मुरोंग बोल रहा था कि क्या डोंग फैंग क्लैन के पास कोई और भी टैलेंटेड बंदा है। तभी वहाँ पर जो है फैंग हाउ आ जाता है और उन लोगों की तरफ स्माइल करता है। तभी हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Tahan, tahan, ku sabar menahan hingga nanti bertemu dirimu.